दरअसल मोसाद जो इजरायली की खुफिया एजेंसी है, उन्होंने इन उपकरणों को बड़ा ही शातिराना तरीके से अपने पहुंच में ले लिया था। मोसाद के उस मिशन की जिसने दुश्मन के जेब में ही बम फिट कर दिया है। हिजबुल्लाह ने भी उत्तर से इजराइल पर हमला शुरू कर दिया ताकि इजरायली दो मोर्चा पर उलझा जाए। ये वो दास्तां है जहां सन्नाटा भी चीखता है और हर राज खुद को छुपाने की कोशिश करता है। दिस इज समथिंग सो मच फैसिनेटिंग। जब मुसाद जो है, जो कोई भी कोहर्ट ऑपरेशन करता है, देन द वे दे गो इनटू द डिटेल्स इज ऑसम। उसी का एक ग्लिम्स है, उन्हीं का ही एक कोहर्ट ऑपरेशन जिस कॉल्ड एज ग्रिम रीपर। ये वो हाल है जहां पे हजारों पेजर एक साथ फट पड़ते हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके ईरान परेशान, किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। एवरीथिंग इज लाइक सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग। बीप 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 होता है एंड अपने चालू हो जाता है। This is something which an unimaginable court operation done by Mossad. This happened in Beirut and दक्षिणी लेबनान। तो buckle up guys, क्योंकि ये कहानी है एक घातक अटैक की, मोसाद के उस मिशन की जिसने दुश्मन के जेब में ही बम फिट कर दिया है। यह कहानी शुरू होती है इजराइल और हिजबुल्लाह के दुश्मनी के एक नए अध्याय से। हिजबुल्लाह एक ईरानी समर्थन शक्तिशाली मिलिटेंट ग्रुप है जिसकी स्थापना 1980 के दशक में हुआ था। दशकों से इजरायली से टकराव में रहा है। ऑन अक्टूबर 2023 गाजा में युद्ध शुरू हो जाता है और उसी वक्त हिजबुल्लाह ने भी उत्तर से इजराइल पर हमला शुरू कर दिया ताकि इजरायली दो मोर्चा पर उलझा जाए। सदर्न लेबनान और नॉर्दर्न इजराइल की सीमा पर लगभग रोज रॉकेट बरसने लगे। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि हर रोज एक नई वारदात की आशंका बनी रहती थी। ऐसे में हिजबुल्लाह के एक डर सताते रहता था। वो ये था कि इजरायलियों का जासूसी का तकनीकी का डर। उन्हें शक हुआ कि उनके स्मार्टफोन, उनके कम्युनिकेशन तक इजराइल की पहुंच है। खुद हिजबुल्लाह के लीडर जो है हसन नसरुल्लाह, उन्होंने अपने मेंबर्स को हिदायत दी कि स्मार्टफोन छोड़े, पेजर्स इस्तेमाल करें। फरवरी 2024 में नसरुल्लाह ने खुलकर कहा कि इजराइल उनके मोबाइल नेटवर्क में सेंध लगा चुका है। आदेश मिलते ही हिजबुल्लाह ने हजारों नए पेजर्स इंपोर्ट करने का फैसला किया। उन्हें लगा पुराने जमाने के ये छोटी बीपर जैसी डिवाइस ज्यादा सुरक्षित रहेगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही फैसला उनके सबसे बड़ी भूल साबित हो जाए। जल्दी ही ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो ब्रांड के AR924 मॉडल वाले पेजर्स हिजबुल्लाह के हाथ लगे। ये बिल्कुल उनकी मांग के हिसाब से थे। महीनों तक बिना रिचार्ज किए भी चलता था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था कि एक एक करके पेजर्स हिजबुल्लाह के फाइटर्स और उनके सपोर्ट स्टाफ जो थे उनमें बांट दिए गए थे। लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। दरअसल मोसाद
जो इजरायली की खुफिया एजेंसी है। उन्होंने इन उपकरणों को बड़ा ही शातिराना तरीके से अपने पहुंच में ले लिया था। उन्होंने इन्हीं पेजर्स को खास तौर पर मॉडिफाई करके हिजबुल्लाह को बेचा, एक ट्रोजन हॉर्स की तरह जो बाहर से बेगुनाह गैजेट है, अंदर से बारूद भरा हुआ था। गोल्ड अपोलो के नाम पर एक नकली संस्थान को खड़ी कर दी गई थी और हिजबुल्लाह को थोड़ा भी शक नहीं हुआ। मोसाद के एजेंट्स ने ऐसा जाल बुना कि हिजबुल्लाह के सख्त खरीद जांच प्रक्रिया भी धोखा खा गए। वक्त बीतता गया और ये नए पेजर्स हिजबुल्लाह इस्तेमाल करते गए। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इनमें छुपा है मौत का सामान। मोसाद इंतजार कर रहा था कि मौके का, जब एक ही बार में दुश्मन को बड़ा झटका दिया जा सके। जैसा कि बाद में सामने आया, इस मिशन पर मोसाद पिछले 10 साल से काम कर रहा था। उन्होंने 2015 से ही लेबनान में छुपकर कुछ हिजबुल्लाह कम्युनिकेशन डिवाइसेस में विस्फोटक फिट करने चालू कर दिए, मगर अब तक उन्हें सिर्फ जासूसी के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन 2023 आते आते उन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक तैयार कर लिया, एक्सप्लोजिव पेजर्स। हिजबुल्लाह को भनक भी नहीं लगा कि जो डिवाइस वे खुद अपने हाथों में खरीद कर ला रखे हैं, दरअसल उसमें उनकी तबाही का कोड डाल दिया गया है। ऑन 17 सितंबर 2024 की दोपहर बेरूत और दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में सब कुछ रोज की तरह चल रहा था। बाजारों में हलचल थी एज यूजुअल। हिजबुल्लाह के मेंबर्स अपने काम पे चल रहे थे और फिर घड़ी ने करीब 3:30 शाम का वक्त दिखाया। अचानक लगभग एक साथ हजारों पेजर्स ने तेज बीप की आवाज निकालना चालू कर दिया। कुछ लोग उठाने वाले थे, कुछ लोग अभी उठाए नहीं थे, कुछ लोग देखने वाले थे, कुछ लोग देख नहीं पा रहे थे, कुछ लोग ऑलरेडी ऐसे मुंह के सामने पे रख लिया था कि क्या मैसेज होगा। और सडनली ये डिवाइस फटना चालू हो गए। उस पल अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया, क्योंकि हर जगह धमाके हैं धमाके। सभी लड़ाके जमीन पर गिर चुके थे। कई के हाथ में खून, किसी के उंगली चले गए थे, किसी की आंखें जख्म हो चुके थे, किसी की निचली पार्ट जो है वही फट चुका था। मानो पूरी लेबनान में एक साथ कोई सीक्रेट माइक्रो बम प्लांट कर दिया गया हो। बेरूत के दहिए जैसे इलाकों से लेकर दक्षिणी लेबनान और सीरिया बॉर्डर तक जहां जहां हिजबुल्लाह का प्रभाव था, वहां के पूरा का पूरा पेजर फटने चला हो गया था। एम्बुलेंस के सायरन चीखने लगे। 150 से ज्यादा अस्पतालों में भारी भीड़ और अफरा तफरी के हालात बन गए। पहले दिन के इस रहस्यमय विस्फोट के लहर ने कम से कम 12 लोगों की जान ले ली, जिनमें हिजबुल्लाह के मेंबर भी थे और कुछ मासूम लोग भी थे। करीब 2750 से ज्यादा लोग घायल हुए। यहां तक कि लेबनान में ईरान के राजदूत मजतोबा अमानी भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनकी एक आंख गई और दूसरी पूरी तरह से जख्म हो गई। 18 सितंबर को हमला दोबारा से हुआ। अब निशाने पर थे हिजबुल्लाह के वायरलेस वॉकी टॉकी। सैकड़ों आईकॉम ब्रांड के वॉकी टॉकी भी अचानक ब्लास्ट होने लगे, जिसमें और 30 लोग मारे गए और मोर देन 750 से ज्यादा घायल हो गए। कुल मिलाकर इन दोनों दिनों में लगातार 40 से अधिक लोग मारे गए और यह बोला जाता है कि 3 से 4 हजार के करीब लोग बुरी तरीके से घायल हुए। इतनी भारी तादाद में एक साथ
लोगों का जख्मी होना लेबनान ने बरसों से नहीं देखा था। हिजबुल्लाह के लगभग 1500 लड़ाके इन धमाकों से घायल होकर आउट ऑफ एक्शन हो गए, यानी कि लड़ने के लायक नहीं रहे। खुद हिजबुल्लाह को समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ तो हुआ कैसे। शुरुआती में कई थ्योरीज निकल के आई। कभी कभी डिवाइस के ऊपर भी क्वेश्चन किया गया, क्या डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है, ये कोई आकस्मिक बैटरी फटने या शॉर्ट सर्किट नहीं था। हिजबुल्लाह ने तुरंत अपने सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को जांच पर लगा दिया। जख्मी लोग और वहाँ पे जो चश्मदीद गवाह थे उनके साथ पूछताछ करना चालू कर दिया। क्राइम सीन की जांच शुरू हुई। हिजबुल्लाह के टेक्नीशियंस अब उन बचे कुचे पेजर और वॉकी टॉकी टुकड़ों को इकट्ठा कर रहे थे जो डिवाइस अभी तक नहीं फटे थे। उन्हें फौरन अलग कर निगरानी में लिया गया। जल्दी ही ये पता चला कि सभी डिवाइसेस पूरे के पूरे मॉडल, उनके मॉडल जो हैं वो गोल्ड अपोलो AR924 पेजर और आईकॉम वॉकी टॉकी है। हिजबुल्लाह के छानबीन ने इशारा किया कि शायद खरीद प्रक्रिया में ही कहीं दुश्मन ने सेंध लगा दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डिवाइस पहले से ही विस्फोटक के साथ थे। ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था। क्या हम अपने हाथों से खुद बम ले जा रहे थे? हिजबुल्लाह लीडर्स को यह अपने सुरक्षा व्यवस्था के भारी असफलता लगने लग गई। उन्होंने इसे संगठन के इतिहास में सबसे बड़े सेंध बताया, सबसे बड़ा सुरक्षा भेद। हजारों लड़ाके घायल होकर अस्पताल में पड़े थे। ऑपरेशन रूम भरे पड़े थे। कई घायलों को हमेशा के लिए आंख खो दिया था, कोई हाथ खो दिया था, कोई निचले वाले भाग हमेशा के लिए खो गए थे। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने गुस्से में कहा, यह हमारे लिए 100 युद्धों के बराबर चोट है। हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश की गई है। जल्द ही शक की सुई इजराइल की तरफ घूमने लगी। आखिर इतनी बड़ी घटना बिना किसी बाहर मदद के नहीं हो सकती। लेकिन कैसे? क्या कोई मुखबिर था? हिजबुल्लाह ने अपने अंदर की गद्दारों की तलाश शुरू कर दी। क्या किसी ने अंदर से मिलकर यह डिवाइस लिए थे? संगठन के भीतर आंतरिक जांच बैठाई गई और संभावित मोल्स को खोजा जाने लगा। गुस्सा और अविश्वास का माहौल था। भाईचारे के संगठन में जब एक दूसरे पर शक भी पनपने लगे। अधिक लेबनीज सरकार और अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी हिल गया था। कई लोग ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा। यूएन ने भी इस कोऑर्डिनेटेड धमाके को कड़ी निंदा की और कहा, एक साथ इतने इनडिस्क्रिमिनेट विस्फोटक करना युद्ध अपराध जैसा है, क्योंकि इसमें आम लोग भी चपेटे में आ गए। दुनिया भर के अखबारों में ये एक अनोखी और खतरनाक घटना बनकर सुर्खियों में छा गया। मगर असली कहानी की पर्दे अभी खुलने वाले थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, हैरत अंगेज खुलासे होने लगे। कुछ हफ्तों बाद कई सुराग पुख्ता हो चुकी थी कि ये हरकत मोसाद की है। इजराइल के मशहूर खुफिया एजेंसी, जो दुनिया भर में अपने साहसी और चालाकी भरी कार्रवाइयों के लिए ही जाना जाता है। शुरुआती में इजरायली सरकार चुप्पी साधी रही। ना उन्होंने हामी भरी, ना इनकार किया। मगर अंदर खाने सभी को अंदेशा था कि ये कारनामा उन्हीं का है। आखिर मोसाद ने पहले भी ऐसे कारनामे कर चुका है जिसमें दुश्मन के चीजों को ही उनके खिलाफ मोड़ दिया जाए। उदाहरण के तौर पर 1996 में हमास की एक बॉम्ब एक्सपर्ट याह्या अय्याश को एक विस्फोटक भरे फोन से उड़ा दिया गया था। फोन में छुपा बम कॉल उठाते ही फट गया था। ऐसा इतिहास को देखते हुए हमास के ये मानना मुश्किल नहीं था कि उनके पेजर भी मोसाद के जाल में फंस गए थे। कुछ ही हफ्तों में मीडिया में रिपोर्ट्स और
खुफिया सूत्रों ने तस्वीरें साफ कर दी, यह मोसाद का ही ऑपरेशन था, जिसका कोई नाम था ऑपरेशन ग्रिम रीपर। नाम भले मजाकिया लग रहा था, ग्रिम रीपर, यानी मौत के फरिश्ते को थोड़ा ट्विस्ट देकर, मगर इसका नतीजा बेहद खौफनाक था। बाद में सामने आया कि मोसाद और इसके सहयोगी इजरायली की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मिलकर एक गहरा खेल खेला था। उन्होंने गोल्ड अपोलो ब्रांड के नाम से हंगेरियन कंपनी बीएसी कंसल्टिंग जैसे कुछ शेल कंपनियों का सहारा लेकर हिजबुल्लाह को ये कस्टम बनाए हुए पेजर और वॉकी टॉकी बेच डाले थे। सच में ये डिवाइस कहाँ बने? शायद इसराइल में किसी खुफिया फैक्ट्री में या कहीं और। ये आज भी रहस्यमय है। लेकिन रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनीज इन्वेस्टिगेशन ने पता ये किया कि बैटरी के साथ जो थोड़ा सा स्पेस आता है, वहाँ पे एक्सप्लोसिव छिपा गया था। इसका नाम था PETN। महज कुछ ग्राम PETN के परत बैटरी सेल के बीच इस तरह दबाकर डाली गई थी कि एक्सरे मशीन भी पकड़ ना पाए। ना कोई धातु का डिटोनेटर, ना कोई आंतरिक तार। ये इतना माहिराना था कि हिजबुल्लाह ने फरवरी 2024 में जब इन डिवाइसेस को स्कैन किया था, तभी भी ये पता नहीं चला था। मोसाद की प्लानिंग सुनकर किसी जासूसी थ्रिलर फिल्म का प्लांट याद आ जाता है। मोसाद की जो प्लानिंग जो है, इट इज सो लाइक इन डेप्थ। इन्होंने इस नए मॉडल के पेजर को बाजार में क्रेडिबल दिखाने के लिए पूरी फर्जी बैक स्टोरी क्रिएट कर दी। ऑनलाइन नकली स्टोर बना दिए। हांगकांग के नाम पर एक कंपनी अपोलो सिस्टम HK की वेबसाइट भी बना दिया। इस साइट पर ये R924 पेजर की खूबियां बताई गई। एक लंबी बैटरी लाइफ वाला लिथियम बैटरी फेक LI-BT783 भी लिस्ट किया गया। फोरम और सोशल मीडिया पर भी चर्चा करवाई गई, जैसे कोई तकनीकी शौकीन इनकी तारीफ कर रहे हों। यानी अगर हिजबुल्लाह या उनके प्रोक्योर मैनेजर थोड़ा बहुत ऑनलाइन खोजबीन करे तो उन्हें सब कुछ एकदम लजिट लगे। और यही हुआ। हिजबुल्लाह की टीम ने देखा कि गोल्ड अपोलो के इस मॉडल के बारे में ऑनलाइन जानकारी मौजूद है, फोरम में लोग बात कर रहे हैं, तो शक की कोई वजह नहीं बची। साजिश ही खत्म नहीं हुई। बाद में हिजबुल्लाह के इंटरनल जांच में पता चला एक तेज तर्रोर पर्सन ने उन्हें ये डिवाइस खरीदने के लिए राजी किया था, वो भी बेहद सस्ते दाम पर ऑफर देकर। दरअसल मोसाद ने कीमत इतनी कम रखा कि हिजबुल्लाह को लगा कि अरे बहुत ही अच्छा सा डील है। कुल मिलाकर मोसाद सुनिश्चित कर चुका था कि ये उपकरण सीधा हिजबुल्लाह के पास ही पहुंचे। अनुमान है कि हिजबुल्लाह ने ऐसा करीब 5000 पेजर ऑर्डर किए थे, जबकि इजरायली की तरफ से बाद में दावा आया कि उन्होंने हिजबुल्लाह को 16,000 से ज़्यादा वॉकी टॉकीज भी भेजे थे। यानी दुश्मन के पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क को इन्होंने सेंध लगा दिया था। एक और चौंकाने वाले खुलासा ये हुआ कि मोसाद ने इस पूरी प्लान को काफ़ी पहले से फुल स्केल पर अपनाने का मन बना लिया था, लेकिन 2023 में गाजा युद्ध छिड़ने के बावजूद उन्होंने तत्काल इसका इस्तेमाल नहीं किया था। वे इंतजार कर रहे थे शायद सही रणनीतिक समय का। यहाँ तक कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी पहले उत्तरी मोर्चे पर बड़ा एक्शन लेने से इनकार किया था, ताकि सारी तवज्जे गाजा पर रहे। मगर पर्दे के पीछे उनकी नज़र उत्तर पर थी। फिर सितंबर 2024 की शुरुआत में एक समस्या आ गई।
मोसाद को भनक मिली कि हिजबुल्लाह के कुछ लोग इन वॉकी टॉकी पेजेस को लेकर शक करने लगे हैं। दरअसल उन्होंने कुछ डिवाइस निकाल कर ईरान भेज दिए एनालिसिस के लिए। बस यही वो पल था जिसने सारे मिशन को यूज इट और लूज इट वाले स्थिति में ला दिया। सोचा गया कि यदि ईरान की लैब में इन डिवाइसों का भेद खुल गया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा और हिजबुल्लाह सतर्क हो जाएगा। मुसाद और सुरक्षा बलों के शीघ्र अधिकारियों ने 16 सितंबर के मीटिंग की और फैसला किया अगले ही दिन धावा बोल दो। इसीलिए ऑन 17 सितंबर 2024 के दोपहर को सारे पेजर एक साथ उड़ा दिए। यह भी सामने आया कि इससे कुछ महीने पहले मोसाद ने हिजबुल्लाह के ही एक टेक्नीशियन को ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया था। उस इंजीनियर को वॉकी टॉकी में छुपे विस्फोटक पर शक होने लगा था और वो शायद सच्चाई के करीब पहुंच रहा था। मोसाद किसी भी कीमत पर इस राज को फाश होने से रोकना चाहता था, यहाँ तक कि व्यक्तिगत टारगेटेड किलिंग से भी परहेज नहीं किया। एक तरफ से देखा जाए तो ये मिशन एक जबरदस्त डीप पेनिट्रेशन का नतीजा था जिसे मोसाद ने पूरी सफाई से अंजाम दिया। 2 दशकों से वे हिजबुल्लाह के हर ख्याल पर नजर रख रहे थे, धीरे धीरे अपनी जाल बून रहे थे। इन खुलासों ने दुनिया को हैरान कर दिया। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे सोफिस्टिकेटेड एस्पियोनेज का बेजोड़ नमूना कहा, शायद अब तक की सबसे सटीक एंटी टेरर ऑपरेशन था। एक बार सोचिए, बिना कोई बड़ा अभियान चलाए इजराइल ने दुश्मन के हजारों लड़ाकों को हानि पहुंचा दिया। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी था। अंतरराष्ट्रीय कानून का इस ऑपरेशन में 12 निर्दोष लेबनीज आम नागरिक भी मारे गए, बच्चे तक मारे गए। बीमारों से भरे अस्पतालों और अंग भंग हुए सैकड़ों लोगों की तस्वीरों ने इंसानियत को झकझोर दिया। यूएन के रिपोर्टर्स ने कहा कि भले टारगेट हिजबुल्लाह थे, लेकिन इस तरह अनगिनत उपकरणों को एक साथ लाना ऐसा हमला है जिसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून के असूलों, खासकर सिविलियन को बचाने के सिद्धांत के खिलाफ बताया। लेबनान में इस घटना ने गम और गुस्से की लहर पैदा कर दी। कई लोग सड़कों पर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। हिजबुल्लाह ने इसे जंग का ऐलान करार दिया और कसम खाई कि इसका बदला लिया जाएगा। इस धमाकों की गूंज सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं था। इसने इजराइल लेबनान संघर्ष को एक खतरनाक मुकाम पर पहुंचा दिया। जैसा हिजबुल्लाह ने घोषणा की थी, उन्होंने कुछ दिनों बाद उत्तरी इजरायली पर जवाबी रॉकेट हमले किए। हमले में इजरायली के शहर नजरत, कैरेत, बयालिक, वर्गोर तक रॉकेट गिरे और कई इजरायली नागरिक घायल हुए। माहौल और गर्म गया। अब वो घड़ी आ गई कि जिसका कई महीने से अंदेशा था, सीधा जंग। 17 सितंबर के पेजर धमाके के ठीक 10 दिन बाद इजराइल ने अपना सबसे बड़ा वार कर दिया। 27 सितंबर 2024 रात के अंधेरे में बैरूत के दक्षिणी सबर्ब्स देह में इजराइल वायुसेना ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर दिया। निशाने पर हिजबुल्लाह का शीघ्र नेतृत्व था और इस बार मुसाद का नहीं, सीधा मिलिट्री का ऑपरेशन था। बमबारी में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स तबाह हो गए और अगली सुबह तक खबर आई कि हसन नसरल्लाह, हिजबुल्लाह के मुखिया, इस हमले में मारे जा चुके हैं। सिर्फ नसरल्लाह नहीं, हिजबुल्लाह के अधिकांश बड़े नेता और कमांडर भी इनमें शामिल थे। बैरूत के आसमान में धुआं के गुबार थे और लेबनान पूरा सदमे में।
पिछले कुछ दशकों में ये सबसे बड़ा आघात था जो हिजबुल्लाह पर सीधे-सीधे पड़ा। एक तरह से इज़राइल ने कर दिया था दुश्मनों का, वो भी महज कुछ दिनों में। ये क्लाइमेक्स ये दिखा रहा था कि इज़राइल किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इज़राइल के रक्षा मंत्री योव गोलान ने खुलेआम बयान दिया कि उत्तर की जंग अब नए चरण में पहुंच चुकी है। इधर हिजबुल्लाह गैर मासूमी मार से उबर ही नहीं पा रहा था। उसके हजारों लड़ाके घायल और अपंग हो चुके हैं। टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी थी और आम जनता में सरकार पर दबाव था कि और तबाह ना हो। फाइनली नतीजा नवंबर 2024 के अंत तक लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर समझौता हो गया। हिजबुल्लाह को भारी नुकसान झेलने के बाद पीछे हटना पड़ा। लगभग 8 हफ्ते की भयानक लड़ाई के बाद दोनों तरफ गोलाबारी रुकी। इस छोटे से युद्ध ने उत्तर के मोर्चा को शांत कर दिया, लेकिन ये कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। ऐसे एक पेजर ने पूरे युद्ध का रुख मोड़ दिया। ऑपरेशन ग्रीन रीपर ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ मिलिट्री एंड टैंक्स एंड एयरक्राफ्ट से नहीं, लेकिन खुफिया दिमाग, टेक्नोलॉजी और धूर्तता से भी जीत जा सकती है। मोसाद ने सालों की मेहनत से ऐसा जाल बिछाया कि दुश्मन को बिना सीधे भिड़े करारी मात दे दी। हिजबुल्लाह के लिए यह एक डरावना सबक बन गया कि उनके हर चाल पर नजर रखी जा रही थी। उन्होंने जिन डिवाइसों पर भरोसा किया वही उनके कमजोरी बन गई। इस घटना को हिजबुल्लाह की सुरक्षा में अब तक की सबसे बड़ी सेंध माना जाता है। लेकिन साथों साथ यह ऑपरेशन बहस का एक मुद्दा भी बन गया। क्या चालाकी भरा हमला जायज था? समर्थकों का कहना है कि इससे बड़े पैमाने पर खून खराबा रोका गया। इजराइल ने ग्राउंड युद्ध करे बिना दुश्मन की कमर तोड़ दी। कई लोगों ने इसे आतंकवाद के खिलाफ अब तक का सबसे सटीक अटैक कहा, पर वॉर एथिक्स पर सवाल उठे गए क्योंकि कुछ मासूमों का जान भी चला गया। यूएन ने भी सवाल उठाया। लेकिन एक बात तो तय है, ये घटना 21st सेंचुरी का युद्ध का एक संकेत है, जब कोई भी फोन, पेजर या कोई भी डिवाइस बम बनकर फट सकता है। ये कहानी अनगिनत सबक छोड़ जाती है, जहां सोचिए भविष्य में जंग कैसी होगी। शायद गोलियां कम, गैजेट ज्यादा चलाएंगे। मोसाद ने दिखा दिया कि एक छोटी सी डिवाइस किसी फौज से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हिजबुल्लाह के घायल लड़ाके सालों तक उन जख्मों के साथ जिएंगे, चलते फिरते सबक बन जाएंगे कि इजरायली से पंगा लेने से क्या होता है। इस रोमांचक मगर खौफनाक दास्तान ने आपको झकझोर दिया हो तो जरा ठहर कर सोचिए, जंग और जासूसी की इस दुनिया में नैतिकता कहाँ खड़ी है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। अगर ऐसे ही और भी हैरत अंगेज ऑपरेशंस की कहानियां आपको जाननी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग ये कहानी जान सकें। आगे ऐसे ही और ग्रिपिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे सच कभी कभी फिल्मों से भी ज़्यादा ड्रामेटिक होता है और ऐसी कहानियों को मिस करना नहीं चाहिए। और मिलते हैं अगले कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें, क्योंकि हकीकत में कब क्या हो जाए क्या पता। स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।